गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम इन दिस सेशन। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के शनिवार की शाम के ये बेहतरीन सेशन में, जो हम लोग करने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। हमारे साथ आज नीवा बूपा की टीम से करिश्मा, सोनिया, ये टीम कनेक्टेड है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं सबका। मैं आपको करिश्मा का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो करिश्मा जो है वो नीवा बूपा में करीब पिछले काफ़ी सालों से है और 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उनको। और नीवा बूपा में बहुत ही इफेक्टिव और इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में है। मतलब प्रोडक्ट जो नई बनाते हैं उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। एंड सी कंट्रीब्यूटेड ग्रोथ एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ये बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। नीवा बूपा ज्वाइन करने से पहले उन्होंने अपोलो, पाइन लैब्स, एसटी मीडिया लिमिटेड ये सब जगह पर भी काम किया हुआ है। सो हम लोग करिश्मा को इनवाइट करते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई सीनियर सिटीजन नीड्स हेल्थ इंश्योरेंस and what kind of health insurance senior citizens should have in current scenario. So Karishma, are you there? Hi, Namaskar everyone. Thank you very much. Thank you for the introduction. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे एंड अबाउट सीनियर सिटीजन्स के बारे में, और सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आप एक सैटरडे इवनिंग को आज आए हैं हमारे साथ, और हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूँगी। क्या मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? Yes, it is visible. You can continue. थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने कहा, हम इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुजुर्गों के लिए क्यों हेल्थ इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले कुछ आंकड़े हैं जो काफ़ी हमें परेशान करते हैं, बट ये सच्चाई है। तो इसको एक बार ही देखते हैं कि 90% जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कैटरैक्ट हो जाता है बाय द एज ऑफ 65 ईयर्स। ये ओवरऑल वर्ल्ड का डेटा है, सिर्फ इंडिया का नहीं है, बट मोर और लेस सिमिलर रहता है इंडिया में भी। 90% एल्डरली होते हैं जिनको नी जॉइंट का प्रॉब्लम आ जाता है 60 के एज तक, जिसको आगे बढ़ते बढ़ते एक नी रिप्लेसमेंट का, कुछ सर्जरी, उसका प्रॉब्लम आ जाता है। 10 लाख रुपए तक का एवरेज एक्सपेंस होता है एक हॉस्पिटलाइजेशन में सीनियर सिटीजन्स के लिए। हॉस्पिटलाइजेशन और उसके रिकवरी एक्सपेंसेस में, मतलब पहले प्री पोस्ट सब कुछ मिला के एक बीमारी का अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन होता है एक सीनियर सिटीजन में, ऑन एन एवरेज आपका जोन 1 टाइप, जहाँ पे आपका दिल्ली, आपका जो बड़े शहर हो गए, वहां पे 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। 50% से ज्यादा एल्डरली जो हैं उनको विजन का इशू आता है, और 27% से ज्यादा को, हमारे एल्डरलीज को कोमॉर्बिडिटीज होती हैं। कोमॉर्बिडिटीज माने कि कोई ना कोई बीमारी, एक से ज्यादा बीमारी, एक से अधिक बीमारी होती है। जैसे डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज है किसी को, थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन थायराइड हो गया, आर्थराइटिस थायराइड हो गया। ऐसे जो मिले जुले बीमारियां रहते हैं वो 27% से ज्यादा लोगों को होते हैं। इसी में 77% को हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेज और डायबिटीज हैं। तो ये काफी ही काफी स्कैरी से लगते हैं ये सारे आंकड़े, बट ये ऐसी इलनेसेस होती हैं जिनके साथ वन लिव्स विद, एंड विद एज आपके बॉडी में ये सारे इश्यूज आने लग जाते हैं एज एंड व्हेन। तो अब हमें ये पता है कि ये इश्यूज आ सकते हैं, हमें भी, हम भी एल्डरली, हम या हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, इन लॉज हो गए, हमारे जो पेरेंट्स हैं इनको ये इश्यूज आ सकते हैं। तो ये जानते हुए आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि हमें पता है आगे क्या होने वाला है, तो हम क्या तैयार रहें कि ना रहें। तो आज के हम प्रेजेंटेशन में यही करेंगे कि आपको चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, आपको भी ये चैलेंजेस आते हैं
कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपकी अर्निंग्स कम हो जाती हैं और आप सेविंग्स के ऊपर ज्यादा आ जाते हो। आपकी डिपेंडेंस आपके बच्चों पर हो जाएगी कि बिकॉज अब आपके बच्चे कमा रहे हैं, तो अब आपके बच्चों पर डिपेंडेंस हो जाएगी। मेडिकल सेंटर्स पे आपको विजिट करना पड़ता है बार बार हेल्थ चेकअप के लिए, कंसल्टेशंस के लिए। अब किस डॉक्टर पे जाएं, कब जाएं, कैसा डॉक्टर होगा, क्या हमारे पास रेफरल है उस डॉक्टर का कि नहीं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं फॉर एनी काइंड ऑफ, अगर आपको कोई भी बीमारी आ जाए तो। कैटरैक्ट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन की हमने बात कर ली, उससे आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में जो डिफिकल्टीज पाई जाती हैं, तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेने में क्या डिफिकल्टी आती है, उसमें क्या क्या आपको लगता है, आप क्या मिथ है, क्या एक्चुअल रियलिटी है, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। वेटिंग पीरियड्स क्या होते हैं, क्यों लगते हैं, कब लगते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो हमें हमारे रिसर्च बताता है, जो हमने कंज्यूमर से बात करी है, जो हमने अपने फैमिली में बात करी है, ये सारे उनको चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को नहीं आते, काफी चैलेंजेस बच्चों को भी आते हैं अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेने में। कब लेनी चाहिए, कितना एडिक्वेट कवर है, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे पर अब उन्होंने हमारा पूरा ध्यान रखा एक उम्र तक, अब हमारी जब बारी आई है उनका ध्यान रखने में, तो क्या हमारे पास एडिक्वेट कवर है, और एडिक्वेट कवर कितना होना चाहिए, कितने हम इन्वेस्ट करें इस हेल्थ इंश्योरेंस में। और ये मैं एक वर्ड वापस बोलना चाहती हूँ, इन्वेस्ट करना होता है हेल्थ इंश्योरेंस में। दिस इज काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक स्लाइड है, इसमें काफी डेटा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम जो आती है कि अर्निंग्स की जो हमने बात करी, हमने इससे पहले 2 जगह पे बात करी है, अर्निंग्स के ऊपर, लिमिटेड सेविंग्स के ऊपर, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के ऊपर, मेडिकल सेंटर्स, वेटिंग पीरियड्स, एडिक्वेट कवर एटसेट्रा। अब आपको क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है इन सब चीजों में। सबसे पहले सेफगार्ड, आपका जो अर्निंग होता है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हेल्थ इंश्योरेंस सेफगार्ड करता है। ये कैसे करता है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने पूरे अर्निंग्स अपने रखे, आपने इतने साल कमाया, आपका पीएफ होगा, आपके एफडीज होते हैं एटसेट्रा। एक भी जना अगर फैमिली में बीमार हो जाता है, तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अगर 10 लाख तक का खर्चा आ रहा है, अगर आप यही हेल्थ इंश्योरेंस से पे करें तो काफी बेटर, इजी हो जाएगा आपके लिए, और आपको अपने सेविंग्स पे नहीं जाना पड़ेगा, आपके फैमिली को पूरा इम्पैक्ट नहीं होगा। जब भी कोई बीमार हो जाता है फैमिली में, उनका फैमिली इनकम पे इम्पैक्ट आ जाता है, नॉट जस्ट पर्सनल इनकम ऑफ 1 पर्सन। एक जने की पर्सनल इनकम पे नहीं, बट ओवरऑल फैमिली को इम्पैक्ट आ जाता है। सारे हेल्थ इंश्योरेंस आजकल जो मार्केट में मिलते हैं, सिर्फ नीवा बुपा ही नहीं बोलूंगी, दूसरे हेल्थ इंश्योरेंसेस भी जो मार्केट में मिलते हैं, वो सारे कंडीशंस जो बेसिक कंडीशंस होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैटरैक्ट को कवर करते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जब हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, तो आपको ये जरूर बताना चाहिए अपने एडवाइजर को, अपने जिससे आप खरीद रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे एट द टाइम ऑफ बाइंग द इंश्योरेंस, वो बाद में जाके प्रॉब्लम दे सकता है आपको। इसके अलावा कवरेजेस जो हैं फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट्स एट होम, क्या हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ उसी को कवर करता है कि जब तक भर्ती ना हो हॉस्पिटल में तब तक हम क्या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके घर पे ट्रीटमेंट्स पे भी कवर करता है, या छोटी ट्रीटमेंट्स पे भी कवर करता है। आपको ये देखना चाहिए आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर आपको जो हेल्प कर रहे हैं खरीदने में, उनसे क्या सही सवाल पूछना है, वो इम्पोर्टेंट है आपको एज अ कंज्यूमर, एज अ चाइल्ड जिनके पेरेंट्स के लिए आप खरीद रहे हो, या आप अपने खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ जिसके लिए भी खरीद रहे हैं, कि क्या मेरा हेल्थ इंश्योरेंस मुझे कवर करेगा अगर मेरे को कल को सपोज डायलिसिस कराने जाना हो, क्या हर डायलिसिस कवर होगा? तो कवरेज फॉर ट्रीटमेंट जो अब हमें लगता है घर से ली जा रही हैं, या ट्रीटमेंट जो डे केयर प्रोसीजर होते हैं, कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना है, हमने अभी देखा 65% लोगों को कैटरैक्ट आती है। तो अगर कैटरैक्ट की ऑपरेशन करानी है, उसमें भर्ती नहीं होता, 24 घंटे का कोई भर्ती नहीं होता है, 2 घंटे 4 घंटे में हो जाता है। तो एनी कंडीशन जो आपका डे केयर में आता है, वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो समझना जरूरी है। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हुए अपना, मतलब मैं कहना चाहूंगी, 1 घंटा ढंग से दे दें उस पे, और उसको पढ़ने में और उसको समझने में और अपने सवालों के जवाब को ठीक करने में, बाद में क्लेम के वक्त प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तीसरा है
कितना डिफिकल्ट है ये हेल्थ इंश्योरेंस हमें मिलना। क्या ये सिंपल प्रोसेस है कि हमें कितने मेडिकल टेस्ट कराने हैं, कौन सी बीमारियां हैं जो हमारा ये कंपनी कवर करेगी ही नहीं, कौन सी बीमारियां हैं जो वो कवर करेंगी। तो ये प्रोसेस कितना सिंपल है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानना पहले से, क्योंकि आपको तैयार होना चाहिए इस बारे में कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेना कोई आम मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे एसी ले लिया ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हमारा समय जाएगा और ये समय देना जरूरी है। वेटिंग पीरियड्स कैसे चलते हैं? हर इंश्योरेंस में 3 प्रकार के वेटिंग पीरियड होते हैं। एक होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड जो 30 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। मैक्सिमम 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आज इंश्योरेंस खरीदा, उसके 30 दिन तक आप कोई क्लेम नहीं कर सकते अनलेस एक्सीडेंट का हो। कोई आपको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या हार्ट अटैक है या कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए, उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। बट ये पहले 30 दिन एक्सीडेंट से हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो आप उसके लिए जरूर क्लेम कर सकते हैं। ये एक लॉ है, हेल्थ इंश्योरेंस एक लॉ के अंडर चलता है, तो ये एक लॉ है, हर एक कंपनी को ये फॉलो करना पड़ता है। दूसरा वेटिंग पीरियड होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, जिसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पुरानी ऐसी डिजीज है जिसको आपने बताया है और उसके लिए आपको पहले से मैक्सिमम 4 साल का होता है, पहले 4 साल तक आपको कवर नहीं किया जाएगा बट उसके बाद कवर हो जाएगा। अब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, प्लान टू प्लान डिपेंड करता है कि ये 4 साल का होगा, 3 साल का होगा या 2 साल का होगा। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड, माने कि कुछ ऐसी बीमारियां जिनके लिए सिर्फ उन बीमारियों के लिए आपको इररिस्पेक्टिव आपको पहले थी या नहीं थी 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा। मैक्सिमम 2 साल अलाउड है गवर्नमेंट से हमें, तो ये 2 साल से ज्यादा नहीं होता। अब इस वेटिंग पीरियड में कैसी चीजें आती हैं इस स्पेसिफिक इलनेस डिजीज में? जो ऐसी सर्जरीज जिसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं, जैसे किडनी स्टोन्स निकालने के लिए आप इंतजार कर सकते हैं तो पहले दिन से कवर्ड नहीं होगा, 2 साल के बाद कवर होगा। कैटरैक्ट के लिए आप इंतजार कर सकते हैं, प्लान्ड सर्जरीज जिसे कहते हैं, नी रिप्लेसमेंट हो गई, कैटरैक्ट हो गई, गॉल ब्लैडर रिमूवल हो गया, ये सब प्लान्ड सर्जरीज होती हैं, ये इन वेटिंग पीरियड्स के अंतर्गत आती हैं। आपके दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हम लास्ट 2 चीजें की बात करना चाहेंगे वो होगा आपको कितना सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। ये हर इंश्योरेंस कंपनी का अलग होता है। आपको 50,000 से रुपए लेकर 3 करोड़ तक का भी इंश्योरेंस मिल सकता है। आप अपने आप को समझ के, अपनी पॉकेट को समझ के, अपने फाइनेंसेस को समझ के ये डिसीजन ले सकते हैं। एक सिटी जैसे आपकी दिल्ली हो गई, बॉम्बे हो गई, आपकी जितनी भी टियर 1 सिटीज हैं और थोड़ी सी टियर 2 सिटीज भी जिसको मैं डाल दूं, पुणे डाल दूं, सूरत, जयपुर, ऐसी सिटीज जो हैं, इन सब में ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस लेना हम आपको रेकमेंड करेंगे, होना चाहिए आपके पास। इंश्योरेंस आपका टैक्स भी सेव करता है। मैंने ये सबसे एंड में इसलिए रखा है क्योंकि इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स सेव करने के लिए नहीं लेना चाहिए, बट इससे टैक्स सेव भी होता है। हमारा गवर्नमेंट भी चाहता है कि आप इंश्योरेंस लीजिए और आपको टैक्स सेविंग मैकेनिज्म में आता है 80D सेक्शन के अंदर, ये पूरा इंश्योरेंस का आपको रिफंड मिलता है। तो आपका इनकम टैक्स बेनिफिट अप टू सीनियर सिटीजन के लिए है। आप एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट के लिए खरीद रहे हैं तब भी आपको बेनिफिट मिलता है, एज अ पेरेंट अपने चाइल्ड के लिए खरीद रहे हैं तब भी आपको बेनिफिट मिलता है। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या जब आप अपने टैक्सेस करते हैं, यहाँ 80D सेक्शन के अंदर ये सारे बेनिफिट्स आते हैं और आपको जरूर भरने चाहिए अगर आपने इंश्योरेंस अपने आप से खरीदा है तो। अब मैं फिर से लेकिन कहना चाहूंगी, ये मैंने सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि इंश्योरेंस एज सीनियर सिटीजन अपने सेविंग्स के लिए, अपने लिए बेस्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए लेना चाहिए, ताकि आपको अगर कुछ ऐसा बीमारी हो जाए और अगर आप चाहें कि आप सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास जाएं, अगर आपके पास वो सहूलियत मिल जाए तो वो बेहतर है कि रादर देन अपने सेविंग्स के अंदर जाना। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आए हैं प्रेजेंटेशन के, और आई नो मैं एक स्लाइड के बाद दूसरे स्लाइड पर जा रही हूँ, बट हम एंड में क्वेश्चंस लेंगे जरूर और हम कोशिश करेंगे हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाएं। कॉमन हेल्थ जो कंसर्न्स आते हैं, कॉमन मिथ्स आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ चीजें हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले बात कर ली हैं, लेकिन हम वापस उन्हें रिविजिट करेंगे।
सबसे पहला है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आर एक्सपेंसिव। ये बहुत ही कॉमन मिथ आता है कि हमारा तो प्लान बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है हमारा प्रीमियम बढ़ता रहता है, तो क्यों खरीदें, जब बीमार होंगे तब खरीद लेंगे। बीमारी बताकर नहीं आती और इसीलिए हमें पहले से तैयार रहना है। एक्सपेंसिव आपका हेल्थ इंश्योरेंस अक्रॉस द इंडस्ट्री हमेशा ऐसे ही रहेगा कि हर बारी एज से थोड़ा बढ़ता है। ये एक पूल होता है जिसमें सब लोग पैसे डालते हैं और फिर उन लोगों को क्लेम मिलता है जो क्लेम करते हैं, राइट। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि ये आपके लिए सेविंग का काम करता है, क्योंकि एनीथिंग विच इज अगर आपको कोई बड़ा ऑपरेशन की जरूरत हो, आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास, आप एटलीस्ट ये सोच सकते हैं कि मैं बेस्ट डॉक्टर के पास जाऊं, बेस्ट हेल्थ केयर नेटवर्क में जाऊं, बेस्ट हॉस्पिटल ले पाऊं। तो आप उसको वैसे करिए। हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं और इस ऑप्शंस के बारे में हम बाद में फिर से बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन प्लान के लिए कि आपका प्रीमियम कम करने के लिए आप कोपेमेंट का प्लान ले सकते हैं, डिडक्टिबल का प्लान ले सकते हैं। ये ऐसे कुछ प्लान्स होते हैं जिनसे आपके प्रीमियम कम हो सकता है। तो आपको थोड़ा नजरिया यहाँ पे बदलना पड़ेगा अपना, अपने कंज्यूमर का, अपने पेरेंट्स का, कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं वो एक सेविंग होती है, वो आपके लिए आपको बेटर ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएगा। और सिर्फ आप उतना नहीं देखेंगे कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए का ही ट्रीटमेंट ले सकती हूँ। यहाँ आपके पास 10 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़ तक के ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, आप कितना भी ले सकते हैं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स है, ये एक दूसरा बहुत ही कॉमन मिथ है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो मिलती नहीं अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, ऑलरेडी है, आप अपने हेल्थ इंश्योरर को बताइए, आप अपने एडवाइजर को बताइए, वो आपको बेस्ट प्लान ढूंढ के देंगे मार्केट में से फॉर दैट। ऑलमोस्ट टुडे, आज के डेट में, डे एंड एज में हम 2022 में है, मोस्ट ऑफ द health insurers are looking towards inclusion of people with problems। तो हम सब उस तरफ बढ़ रहे हैं, हम काफी बढ़ भी चुके हैं। तो जितने भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होते हैं, अगर आप उसको सही समय पे बताएं और सच्चाई से बताएं तो आपको हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। आपको जरूर ये कह सकते हैं कि पहले 3 साल के लिए ये बीमारी कवर नहीं होगी, या ऐसा भी हो सकता है, उसको परमानेंट एक्सक्लूजन करके कहते हैं कि सर हम आपका पूरा सब कुछ कवर करेंगे सिवाय एक्स बीमारी के। सपोज आपने कहा कि मुझे बाईपास सर्जरी हो चुका है तो मुझे बाईपास के साथ इंश्योरेंस दीजिए, तो हम एज एन इंश्योरर कह सकता है कि बाईपास को रिलेटेड, आपका जो हार्ट के रिलेटेड अगर कोई भी इलनेस हुई, हम उसको कवर नहीं करेंगे, बट आपको कुछ और इलनेस होगी उसको कवर कर देंगे। सो एटलीस्ट देयर इज सम सेफ गार्ड। बाईपास का मैंने बिल्कुल एक एग्जांपल दिया है, ऐसे कोई भी बड़ी बीमारी भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसको परमानेंट एक्सक्लूजन के अंडर डाला जा सकता है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट ऑन दिस पॉइंट विल ऑलवेज बी दैट अपने हेल्थ इंश्योरर को और अपने एडवाइजर को जरूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से वो आपको बेस्ट प्लान ढूंढ के देंगे पूरे इंडस्ट्री में से। हेल्थ इंश्योरेंस ओनली कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन, कि जब तक हम भर्ती नहीं होने वाले तब तक तो कवर होगा नहीं, बट मुझे तो प्रॉब्लम छोटी मोटी है या मेरी रेगुलर प्रॉब्लम है कि मुझे तो डायलिसिस कराना पड़ता है हर बारी। ऑल टुडे, आज के डेट में जितने भी टॉप के प्लान्स हैं मार्केट में, मोस्ट ऑफ द प्लान्स कवर हॉस्पिटलाइजेशंस व्हिच आर मोर देन 24 आवर्स। वो जरूर कवर होता है और ये काफी सिंपल है, ये सबको समझ आता है कि हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगी। कुछ प्लान्स है, एटलीस्ट नीवा बुपा के प्लान्स है जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन 2 घंटे से ज्यादा में कवर की जाती हैं। तीसरा, डे के प्रोसीजर्स हैं जैसे कि डायलिसिस हो गया, कीमो हो गया, विच आर मोर रेगुलर इन बेसिस, की डायलिसिस है तो सालों साल चलता है डायलिसिस अब, तो वो भी कवर किए जाते हैं, तो उनको डे केयर प्रोसीजर्स में कहा जाता है। दूसरे बेनिफिट्स आपको हेल्थ इंश्योरेंस से मिलते हैं कि आप किसी चीज के लिए हॉस्पिटलाइज हुए, सपोज आप किसी को हार्ट अटैक हुआ, उसके लिए हॉस्पिटलाइज हुआ, हार्ट अटैक से आने से पहले और इस हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले 60 दिन, 30 दिन, 80 दिन, डिपेंडिंग ऑन द प्लान, आप जो प्री और उसके बाद के जितने एक्सपेंसेस होते हैं पोस्ट, तो उसके बाद आपकी कंसल्टेशंस हुई या उसके बाद आपकी दवाइयां हुई, टेस्ट हुए, ये सारी चीजें भी कवर होती हैं इन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। जनरली सारे हर एक इंश्योरेंस में ये होता है। कितने दिन कवर होते हैं ये इंपॉर्टेंट है जानना। कोई इंश्योरेंस 30 दिन कवर करेगा, कोई इंश्योरर, नीवा बुपा जैसे इंश्योरेंस हम 180 दिन भी कवर करते हैं।
बाकी एक और चीज मिलती है एनुअल हेल्थ चेकअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वो होता है कि आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराने चाहिए। जैसे सब कहते हैं कि साल में एक कंप्लीट है बॉडी चेकअप होना चाहिए सबका, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिससे आपको पता चले आप कहाँ हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके हेल्थ के लिए ये सब चीजें भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड और तभी आपको कुछ मिलेगा। ये बाकी भी बहुत चीजें कवर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब जानें और अपने एडवाइजर से सही सलाह लें। एक ये काफी कॉमन चीज आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो क्लेम देते ही नहीं है। पहली और बहुत जरूरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। हम गवर्नमेंट के IRDAI के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्लेम नहीं देंगे। क्लेम जरूर दिए जाते हैं। क्लेम एंड पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब आप एक्चुअल में यूज करें। जो मैंने अभी तक बताया, अगर आपने सही से प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में समझा या आपने सही से अपने बीमारियों के बारे में हमें बताया, तो क्लेम जरूर मिलेगा। एज लॉ नो वन कैन से डिनाई क्लेम्स, बट क्लेम्स सही होने चाहिए। उनके बारे में हम डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अपने एडवाइजर से, अपने इंश्योरर से कभी भी बात करके आप ये समझ सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कब देने हैं, कैसे देने हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री डिजिटल हो चुकी है। सो वो आपको जरूर हेल्प करेंगी कि आपको कहीं पे आना नहीं पड़ेगा। आप अपने जहां बैठे हैं, हॉस्पिटल में बैठे हैं, आप पूरा नेटवर्क यूज करें। कैशलेस नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। उस इंश्योरर के साथ जाएं जिनका नेटवर्क ज्यादा अच्छा है। नीवा बूपा जैसे इंश्योरर पे हमारे पास 8500 प्लस नेटवर्क है। जैसे ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। ऐसे सारे इंश्योरर्स हैं मार्केट में जिनके पास नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं, जहां आपको क्लेम डालने की भी जरूरत नहीं होती। वहीं से डायरेक्टली हॉस्पिटल से कैशलेस क्लेम आ जाता है। रीइंबर्समेंट क्लेम वो होते हैं जहां पे आपने खुद से पहले पैसे दे दिए, फिर बाद में आप आके हेल्थ इंश्योरर से रीइंबर्स करा रहे हैं वो पेमेंट। अब उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। एक क्लेम फॉर्म होता है, डिस्चार्ज समरी होती है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। ये सब देना इंपॉर्टेंट है और अगर आप ये सब दें तो आपका क्लेम जरूर पास होगा। गोइंग फॉरवर्ड, कोपेमेंट एंड डिडक्टेबल पे एक बात करना चाहते थे हम, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट थी और मैंने कहा था मैं इस पे वापस आऊंगी क्योंकि ये एक सीनियर सिटीजन प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपेमेंट में हम कोपेमेंट एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे अगर आप वो लगाएं तो आपके प्रीमियम जरूर कम हो जाते हैं। बट उसमें आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जब क्लेम्स पर आएगी बात तब ये कोपेमेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है। कोपेमेंट जैसा नाम सजेस्ट करता है कि आप कुछ पार्ट ऑफ द बिल, हॉस्पिटलाइजेशन बिल या क्लेम जो भी क्लेम किया है उसका बिल का कुछ पार्ट आप एज अ कंज्यूमर पे करेंगे, बाकी का पार्ट इंश्योरर पे करेगा। तो ये इंश्योरर और कंज्यूमर के बीच का एक अग्रीमेंट होता है एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी। अब हमने कहा कि कोपेमेंट लिया है 20% का। कोपेमेंट आपका हो सकता है 20, 30, 40, 50 कितने भी परसेंट का हो सकता है। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, स्पेशली सीनियर सिटीजन पॉलिसीज में। अगर आपका X% ऑफ एवरी क्लेम, कोपेमेंट में क्या होगा कि X% ऑफ एवरी क्लेम विल बी पेड बाय द इंश्योरर। जैसे मैंने कहा, सपोज एक आपका बिल आया है हॉस्पिटलाइजेशन का 100 रुपए का, आपके प्लान में 20% का कोपेमेंट है, तो उस पर्टिकुलर क्लेम में 20 रुपए आप पे करेंगे, 80 रुपए इंश्योरर पे करेगा। इस तरीके का अग्रीमेंट होता है। अब ये कितनी बारी पे करना होगा? क्या एक ही क्लेम पे करना है? नहीं, आप जितनी बारी क्लेम करेंगे एक साल में उतनी बारी आपको 20% देना होगा, बाकी का इंश्योरर देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कोपेमेंट कहते हैं। इससे आपके प्रीमियम्स जरूर कम होते हैं। सॉरी। इसके बाद आपका आता है एक डिडक्टेबल ऑप्शन। डिडक्टेबल का मतलब होता है कि हर क्लेम में एक फिक्स्ड अमाउंट, डिडक्टेबल का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट हम डिडक्ट करेंगे आपके क्लेम से। अब वो पूरे साल का अमाउंट होता है। मतलब अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और बोला है कि 2 लाख का डिडक्टेबल है, तो पहले 2 लाख रुपए, चाहे वो एक क्लेम में आए या 5 क्लेम में आए पूरे साल में,
पहला 2 लाख रुपए आप अपने पॉकेट से पे करेंगे, बाकी का पूरा 10 लाख रुपए इंश्योरर अपने पॉकेट से पे करेगा। इस बात को डिडक्टेबल बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी डिडक्टेबल। डिडक्टेबल का मतलब होता है कि पहला अमाउंट, जितने भी अमाउंट का आपने डिडक्टेबल लिया है, वो पहला अमाउंट आप अपने पॉकेट से पे करेंगे और बाकी का इंश्योरर देगा। एग्जाम्पल, हमने 2 लाख के डिडक्टेबल का लिया था, तो पहला 2 लाख रुपए आप अपने आप से देंगे, बाकी का पूरा अप टू सम इंश्योर्ड, चाहे आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख हो या जितना भी हो, वो इंश्योरर पे करेगा। इसको डिडक्टेबल कहते हैं। ये दोनों जो मैकेनिज्म होते हैं, को पेमेंट और डिडक्टेबल मैकेनिज्म, अगर आपको लगता है कि आपकी पॉलिसी बहुत महंगी हो रही है, आप एज बढ़ने पे पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ता है, तो आप ये वाले मैकेनिज्म्स यूज कर सकते हैं एंड ऑप्ट कर सकते हैं अपने प्लान में अपने एडवाइजर से बात करके, ताकि वो आपको हेल्प कर पाए एक आइडियल प्रीमियम पे। डिडक्टेबल की एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एंड आई थिंक हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी खरीदना चाहते हैं। आप अगर किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं और आपके पास एक बेस पॉलिसी है, आपका कॉर्पोरेट आपका हेल्थ इंश्योरेंस देता है, आज के डेट में सारे कॉर्पोरेट्स हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। तो मैं काम करती हूँ सपोज नीवा बूपा में, और मेरे पास 3 लाख रुपए का पॉलिसी है नीवा बूपा से, तो मैं अपने पेरेंट्स को अपने कॉर्पोरेट पॉलिसी में जरूर ऐड कर सकती हूँ। ये भी ऑप्शन मिलता है, और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में कॉर्पोरेट पॉलिसीज में पेरेंट्स ऐड किए जाते हैं। अब मैंने अपने पेरेंट्स को अपने बेस पॉलिसी में ऐड कर लिया, ऑफिस की पॉलिसी में, और मेरे पास 3 लाख रुपए की पॉलिसी है। अब मैं अपने पेरेंट्स के लिए ऐसे डिडक्टेबल प्लान ले सकती हूँ, जिसमें मैंने कहा कि 3 लाख रुपए तो मैं अपने आप से इस पॉलिसी से दे सकती हूँ, उसके ऊपर 15 लाख रुपए मैं का प्लान ले लेती हूँ। तो 15 लाख रुपए का मैंने प्लान ले लिया विद 3 लाख डिडक्टेबल। अब इस इंस्टेंस पे क्या हुआ, ये जो पहला 3 लाख रुपए है वो मैं एक पॉलिसी से पे कर सकती हूँ जो मेरी कॉर्पोरेट पॉलिसी है, और बाकी का 15 लाख रुपए मैं ये रिटेल पॉलिसी से, जो मैंने खुद से खरीदी है बाहर से, आउट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, उससे कर सकती हूँ। इसमें आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए 20 लाख रुपए तक का, सॉरी 17 लाख रुपए तक का पूरा इंश्योरेंस हो गया, और पूरे का पूरा इंश्योरेंस आपका इंश्योर्ड हो गया। तो बेस भी इंश्योर्ड हो गया आपका डिडक्टेबल अमाउंट के तौर पे, और आपका टॉप अप के तौर पे जो बाकी का प्लान है वो भी इंश्योर्ड हो गया। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दोज कंज्यूमर्स जिनके पास ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट प्लान है, और वो अपने मदर, फादर, इन लॉज, ग्रैंड पेरेंट्स जिसको ऐड कर सकते हैं। हर कॉर्पोरेट आज की डेट में ये ऑप्शन देता है कि हमें प्लीज अपने पेरेंट्स को ऐड करिए। एक नॉमिनल अमाउंट देना होता है, लिटरली साल का 5 से 8 लाख रुपए के पॉलिसी के लिए, उन टाइप के पॉलिसी के लिए कुछ 4 से 5 हजार रुपए देने होते हैं साल के, और वो सैलरी से कटता रहता है, धीरे धीरे पता भी नहीं चलता है। तो अगर आप वैसे कर लें तो आपके लिए डिडक्टेबल एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। अब हम आते हैं एक प्लान पे, ये एग्जाम्पल है प्लान का। ये नीवा बूपा का प्लान है। ये एक्चुअली एक रनिंग प्लान है मार्केट में, जिसका नाम है सीनियर फर्स्ट। इस प्लान में मैं अभी तक हमने जो बातें करी, आई वॉन्टेड टू शो यू एक एक्चुअल प्लान को देखते कैसे हैं, एक एक्चुअल प्लान को समझते कैसे हैं। सबसे पहला है हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हम इस प्लान से ये देखेंगे कि आपको प्लान में देखना क्या है, आपको प्लान में ढूंढना क्या है। जब मेरे मॉम डैड अपने लिए प्लान देख रहे थे, तो मैंने उनको इस तरीके से समझाया था कि आपको इस प्लान में ढूंढना क्या है, आपको इस प्लान में देखना क्या है, और क्या इंपॉर्टेंट है। ये बात आप देखिए, आपको यहाँ पे जार्गन्स दिखेंगे, जिस तरीके से पॉलिसीज लिखी जाती हैं वो दिखेगा, और ये आपको हेल्प करेगा कि आगे जाके आप जब अपने लिए प्लान ले रहे हैं, आप चाहे नीवा बूपा से लें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लें, आपको देखना क्या है। सबसे पहले होता है हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, छोटी मोटी चीजों के लिए हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए होती, और ये हमें समझना चाहिए कि अगर मेरे को खांसी जुकाम हो गया, उसके लिए मैं किसी साइड वाले डॉक्टर पे चली गई, उसके लिए इंश्योरेंस लेने की बात नहीं है, उसको कवर करने में टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे प्लान्स लीजिए जो विच मेक सेंस टू,
कि कवर क्या कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। जिन प्लान्स के अंदर बहुत सारा ये अनलिमिटेड फिजिकल कंसल्टेशंस एक्सेट्रा टाइप ऑफ चीजें होती हैं, वो एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं, क्योंकि ओपीडी ट्रीटमेंट देना एक्सपेंसिव होता है। तो क्या मुझे वो चाहिए कि नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर सीनियर फर्स्ट प्लान में हम 2 आवर्स और मोर के हॉस्पिटलाइजेशन कवर कर रहे हैं। तो rather than 24 आवर्स इस प्लान में 2 आवर्स और उससे ज्यादा होता है। मतलब बहुत बारी ऐसा होता है सीनियर सिटीजन स्पेशली, और ये हमने उनको ध्यान में रखते हुए बनाया है कि हमें लगेगा कि अरे आज हमें मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही, बट पता नहीं क्या हुआ है घर पे, एंड इमीडिएटली हॉस्पिटल जाके इमरजेंसी में जाते हैं। इमरजेंसी में डॉक्टर ईसीजी करता है, देखता है और कहता है कि अरे आपको तो ये XYZ प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी आपकी। कुछ 6-7 घंटे की ट्रीटमेंट होगी और वो हॉस्पिटलाइजेशन में आपका हॉस्पिटल एडमिशन हो जाता है। जहां जहां 2 घंटे से ज्यादा का एडमिशन होगा और ट्रीटमेंट होएगा। ये ट्रीटमेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंश्योरर्स ऐसे लिखते हैं कि समझ नहीं आता है। हम भी इंश्योरर हैं, हम भी लिखते हैं कि किसी को कि हमारे लिए बहुत नॉर्मल दिन रोज की बात होती है, बट ट्रीटमेंट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ट्रीटमेंट अगर नहीं हुई, अगर आपको सिर्फ दाखिल किया हुआ है, टेस्ट कर रहे हैं और आप पे टेस्ट करते जा रहे हैं, आप इंश्योरर के पास जाएंगे और बोलेंगे हमें क्लेम दीजिए, इंश्योरर मना करेगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी में बहुत क्लियरली लिखा है कि ट्रीटमेंट होना जरूरी है। अगर जो रैंडम टेस्टिंग होती है टू फिगर आउट डायग्नोसिस, जो हॉस्पिटल्स में होता है कि कुछ हॉस्पिटल्स कह देते हैं, डॉक्टर्स कह देते हैं अरे आप काफी बुजुर्ग हैं, कहाँ घर वापस जाएंगे, यहीं पर रह लीजिए आज रात को, सारे टेस्ट कर देंगे। ऐसी चीजें इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं, नीवा बुपा में भी नहीं होती, और मैक्सिमम इंश्योरर्स भी कवर नहीं करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, ट्रीटमेंट होनी जरूरी है। और कितने घंटे की कवरेज मिल रही है, 2 घंटे से ज्यादा का मिल रहा है कि 24 घंटे का मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे डे केयर ट्रीटमेंट्स। हम अपने पॉलिसी में सारे डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर करते हैं, कोई लिस्ट नहीं है। कुछ पॉलिसीज में लिस्ट होती है, वो कहेंगे हम 500 कवर करते हैं, कोई पॉलिसी कहेगी 534 कवर करते हैं, कोई कहेगी 550 करते हैं। हमारी पॉलिसी में हम कहते हैं सीनियर फर्स्ट पॉलिसी में कि ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड। तो ये वर्ड ऑल है कि कितना नंबर लिखा हुआ है उस पे, ये इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि एज अ सीनियर सिटीजन और एज अ ह्यूमन बीइंग आपको हॉस्पिटलाइजेशन और डे केयर ट्रीटमेंट्स, इस पे खर्चा बहुत ज्यादा आता है और इस पे ध्यान देना चाहिए हमें। तो आपको ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहती थी इस पर्टिकुलर स्लाइड से। At Niva Bhupa in senior first plan, we cover any hospitalization which is more than 2 hours, and we cover all day care treatments. कितनी बारी क्लेम कर सकते हैं और किस डिजीज के लिए क्लेम कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना अपने प्लान में कि क्या मुझे एक बीमारी हो गई, सपोज एक बारी हार्ट अटैक आ गया, क्लेम मिल गया, क्या उससे रिलेटेड बीमारियां फिर से कवर होंगी कि नहीं उसी साल में। हर इंश्योरेंस एक 1 ईयर के पीरियड पे होती है, आप 2 और 3 साल के लिए भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसका सारा मैकेनिज्म 1 ईयर पे चलता है। मतलब आज खरीदी है, आज से 365 दिन तक, क्या मुझे वो बीमारी के लिए मैं 4 बारी हॉस्पिटलाइज हो सकती हूँ, क्या वो फिर भी कवर होगी? क्या मुझे कितनी बारी आप रीफिल करके देंगे? सपोज पहले क्लेम में अगर मेरा पूरा बेस सम इंश्योर्ड खत्म हो गया, क्या आप तब मुझे फिर से रीफिल करेंगे कि आधे 5 लाख भी गया तो भी रीफिल कर देंगे, या 10 रुपए भी गए उसमें से तो भी रीफिल कर देंगे? तो आप कब मुझे रीफिल देने वाले हैं, और मैं क्या ये रीफिल अपने सेम बीमारी के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं? ये बहुत जरूरी 2 क्वेश्चन है एज कंज्यूमर्स, एज एडवाइजर्स, एज चिल्ड्रन हु आर बाइंग फॉर देयर पेरेंट्स। आपको ये जरूर समझना चाहिए। ये 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारे पॉलिसी में हम अनलिमिटेड रीफिल देते हैं। आप सेम बीमारी के लिए बार बारी भी अगर एडमिट हुए या बार बारी भी आपका कोई भी क्लेम आए उस बीमारी के लिए, हम कवर करते हैं और अनलिमिटेड टाइम्स करते हैं। मतलब अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है, पहला क्लेम चाहे कितने रुपए का भी आए, बट आफ्टर द फर्स्ट क्लेम हम वही सेम बीमारी बार बार कवर करते हैं। Never run out of sum insured, so you are always protected. That is why आपको रीफिल का बहुत जरूरी होता है। रीफिल आज के डेट में सारे टॉप इंश्योरर्स, जो भी कंट्री के बेस्ट इंश्योरर्स हैं, सब लोग देते हैं रीफिल, बट किस तरीके से दे रहे हैं और
कब कब आपको वो जरूरी, बेसिकली आपको कब कब वो काम आएगा, वो इम्पोर्टेंट है. अगेन, 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नोट हियर इज, क्या सेम बीमारी के लिए रीफिल होगा और रीफिल कब होने वाला है. पूरा खत्म होगा तब रीफिल करोगे, आधे पे रीफिल करोगे, क्या मैं सेम इंसान सेम बीमारी के लिए यूज कर सकता है कि नहीं. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको देखना होता है. एट नीवा बुपा इन द सीनियर फर्स्ट प्लान हमारा ये अनलिमिटेड है, कितनी बारी भी रीफिल होएगा. आप 10 बारी हॉस्पिटलाइज हुए, 50 बारी हॉस्पिटलाइज हुए एक साल में, वी विल कीप रीफिलिंग इट अप टू द बेस सम इंश्योर्ड दैट यू टेक, सो दैट यू नेवर रन आउट ऑफ सम इंश्योर्ड. क्योंकि हमें लगता है अगर एक बीमारी हो गई, इंसान को उसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, एंड वी स्टैंड बाय दिस प्रिंसिपल. मूविंग फॉरवर्ड, कितनी आसानी से मिलेगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. आपके पास बहुत एडवाइजर्स आएंगे, पूरा ओपन मार्केट है, सब लोग आएंगे आपके पास, आपको आके बोलेंगे आप इंश्योरेंस खरीद लीजिए, बट आपको कैसे इंश्योरेंस मिलेगी उस पे एटलीस्ट 5 मिनट का डिस्कशन जरूर कीजिएगा अपने एडवाइजर्स के साथ. अपने पेरेंट्स को आप जब समझा रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस खरीदनी है, हम आपके लिए इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा. क्या होता है जब हम सीनियर सिटीजन से बात करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं. एक तो बहुत सारा न्यू डिजिटल एज आ गया है, बहुत सारी न्यू चीजें आ गई हैं, तो उसमें उनको समझ नहीं आता. ऊपर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हम खुद इंडस्ट्री के, हम मानते हैं बहुत जार्गन्स है, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता. तो 5 मिनट जरूर डिस्कस करिएगा उनको कि आगे जाके अगर इंश्योरेंस खरीदनी है तो उन्हें क्या क्या चीजें करानी होगी. सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है इंश्योरेंस खरीदने में, क्या मुझे टेस्ट कराने हैं और किस टाइप के टेस्ट कराने हैं, और ये टेस्ट के पैसे कौन देने वाला है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको कह रही है आप 65 इयर्स के हैं, अब अगर आपको इंश्योरेंस खरीदनी है तो आपको पूरा फुल बॉडी टेस्ट कराना है, ये टेस्ट कहाँ करना है, इस टेस्ट के पैसे कौन दे रहा है, और ये टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंट्रूसिव है, मतलब डू आई वांट टू गो थ्रू दिस टेस्ट और नॉट. एज एन इंडिविजुअल आपका ये डिसीजन होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या पड़ेगा इंश्योरेंस मिलने के लिए. अगर मुझे इंश्योरेंस मिल रही है, ये मैंने पहले भी समझाया, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के बारे में ढंग से नहीं बताएंगे तो हमेशा क्लेम में प्रॉब्लम आएगी. तब आप, और ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है एट द एंड ऑफ द डे आपके और इंश्योरर के बीच में, तो वो बाद में ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है और नोबडी वांट्स टू गेट इनटू दैट. एक इंश्योरर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास बहुत रिसोर्सेज हो सकते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं लीगल फाइट्स में जाने के लिए, और मैं बहुत अपफ्रंट और ऑनेस्टली बात कर रही हूँ अभी. तो आप एज एन इंडिविजुअल इसमें नहीं जाना चाहेंगे. मैं अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बोलूंगी कि वो ऐसे किसी चीज में चले जाएं जहां पे उनको प्रॉब्लम लगे बाद में जाके. तो क्या मुझे जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं उस पे एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है कि नहीं, सिर्फ रेट कार्ड से मत जाइए. हर इंश्योरर्स आज की डेट में मोस्ट इंश्योरेंसेस में क्या होता है, आपको हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ये आजकल रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स है और इंडिया में तो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो काफी इंक्लूसिव है. एक्चुअली किसी को अगर डायबिटीज होती है, अगर आप उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे भी नहीं कि वो बीमार है. डायबिटीज और हाइपरटेंशन को बीमारी मानी भी नहीं जाती आज के डेट में, क्योंकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं. ओबेसिटी हो गया, मतलब बीएमआई अगर आपका ज्यादा है, ये सब चीजों को लोग बीमारी नहीं मानते, बट ये सब इंपॉर्टेंट है सही बताना, इसीलिए ताकि वो आपको सही कैटेगराइज कर सकें. इन सब चीजों के लिए मोर और लेस एक्स्ट्रा प्रीमियम मांगा जाता है, उसको लोडिंग कहते हैं. आपको ये शब्द आएगा, लेटर्स आएंगे इंश्योरर से कहते हुए कि आपको हम दे तो देंगे, लेकिन आपको हमने कहा था 100 रुपए का है, लेकिन अब 120 रुपए लगेगा क्योंकि ये लोडिंग है. तो इस बात से घबराइए नहीं, वो एक्स्ट्रा प्रीमियम बहुत नॉमिनल होता है और उससे आपकी ये बीमारियां कवर होती हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो कोई ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में कम बताना चाहते थे, अब हमें ज्यादा पैसे ले रहे हैं हमसे एज एन इंश्योरर. ये माइंडसेट से बिल्कुल मत जाइए. इंश्योरर को नहीं पता आपके पास क्या बीमारियां हैं टू स्टार्ट विद, इसीलिए लोडिंग लगाना इंपॉर्टेंट है. को पेमेंट और डिडक्टेबल के बारे में हमने बात करी. प्रीमियम को पता करने के लिए आपको अपनी एज बतानी पड़ती है, किस जगह रहते हैं वो बताना पड़ता है, और उसके बाद आपको अपने एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर प्लान में क्या क्या अवेलेबल है, ताकि वो आपको करेक्ट गाइड कर सके. मैं फिर से सीनियर फर्स्ट प्लान पर आऊंगी. नीवा बुपा का जो सीनियर फर्स्ट प्लान है, उसके अंदर देयर आर नो मैंडेटरी टेस्ट.
हम बिल्कुल टेस्ट नहीं कराते सीनियर सिटीजन्स के, आप जो हमें बताते हैं हम उसके ऊपर आपका सारा डिसीजनिंग होती है। हम एडिशनल प्रीमियम नहीं ले रहे, सो देयरफॉर देयर इज नो लोडिंग्स फॉर कंडीशंस लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज एटसेट्रा। हम कोई लोडिंग नहीं ले रहे। प्रीमियम हम दोनों ऑप्शन है हमारे प्लान में, को पेमेंट एंड डिडक्टेबल। इस पे हमने बहुत डिटेल में बात करी है, एंड आगे चल के आपके अगर क्वेश्चंस होंगे इस पे, आई वुड लाइक टू टेक दोस। तो अगर आपको को पेमेंट से आप कंफर्टेबल हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने यहाँ लिखा भी है फिर से कि अगर आप कंफर्टेबल हैं को पेमेंट से आप उसके ले सकते हैं, या डिडक्टेबल से अगर कंफर्टेबल है आप वो ले सकते हैं। दोनों में से कुछ भी। अगर आप दोनों से कंफर्टेबल नहीं है एंड यू वांट द कंप्लीट इंश्योरेंस कि 100% इंश्योरेंस ही पे करे, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। बट आपको जरूर समझना चाहिए कि प्लान में क्या है। कुछ प्लान्स में इनबिल्ट होते हैं को पेमेंट्स, कुछ प्लान में ऑप्शनल बेनिफिट्स होते हैं, तो ये बात जरूर समझिएगा। अपनी हेल्थ का ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं कराते आज की डेट में, विद इंश्योरेंस, विदाउट इंश्योरेंस, एज अ इंडिविजुअल, एज समवन्स डॉटर, मैं आपको जरूर बोलूंगी प्लीज एनुअल हेल्थ चेकअप कराइए। उससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, एंड प्रिवेंशन विल लीड टू बेटर रिजल्ट्स एंड बेटर हेल्थ केयर। अपना ये हमारे पॉलिसी में हम डे 1 से हेल्थ चेकअप देते हैं। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं अरे अपफ्रंट तो 10,000 रुपए का तो हेल्थ चेकअप मिल ही जाएगा, तो एटलीस्ट अगर मैं 25,000 रुपए का पॉलिसी ले रहे हैं तो 10,000 तो हेल्थ चेकअप में निकल ही रहा है, एटलीस्ट कुछ वापस मिल रहा है। मतलब अपफ्रंट कुछ वापस मिल रहा है हमें, जो प्रीमियम दे रहे हैं हम। इम्पॉर्टेंट है हेल्थ चेकअप कब मिलेगा और उसमें क्या क्या टेस्ट कवर्ड है। आपको ये देखना होता है कि क्या सारे बेसिक टेस्ट कवर्ड हैं कि नहीं है। आज के डेट में मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस में बेसिक टेस्ट बिल्कुल कवर्ड होते हैं, तो वहां पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है एक्सपेक्टेशन में कि कब मिलेगा। कि आप आज इंश्योरेंस लिए और कल जा सकते हैं, कि पहले रिन्यूअल के बाद मिलेगा, 2 रिन्यूअल करने के बाद मिलेगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि कब मिलने वाला है। At Niva Bupa, we offer a health checkup from day 1 of the policy. आपने आज पॉलिसी ली है, आपको आज इश्यू हो गई है पॉलिसी, आप कल जाके अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। हम 100% ऑफ क्लेम देते हैं। अब आप कह रहे होंगे इसमें क्या बात है, ये तो देते ही होंगे सब लोग। एक इंश्योरेंस में कॉन्सेप्ट होता है नॉन पेबल्स का। आपके हर एक हॉस्पिटलाइजेशन में एक एक कुछ आइटम्स होते हैं जिनको नॉन पेबल्स कहते हैं। कभी सर्विस चार्ज होता है, मतलब अगर मुंबई में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो वहाँ पे सर्विस चार्ज करके लगता है। कुछ कॉटन होती है, आपका ये हो गया, थोड़े बहुत जो छोटे मोटे आइटम्स होते हैं हॉस्पिटल के, जैसे कॉटन हो गई, स्वॉब हो गया, ये सब चीजों का जो बिल आता है वो वो इंश्योरर पे नहीं करते। इनको नॉन पेबल्स कहा जाता है। एक लिस्ट है जो IRDAI रेगुलेटर देता है। हर एक इंश्योरर के पॉलिसी में एनेक्जर 1 जनरली ये लिस्ट होता है। उसका लिस्ट में कुछ आइटम्स होते हैं, ये आइटम्स कोई कवर नहीं करता। तो इसीलिए आपको ये पता होना जरूरी है कि अगर आपने 100 रुपए का बिल दिया है, ऑन एन एवरेज अराउंड 80 रुपीज और 85 रुपीज इज व्हाट इज पेड, रेस्ट ऑल इज इन नॉन पेबल्स। 100 रुपए का बिल है, 85 रुपीज पे किया जाता है ऑन एन एवरेज, बाकी सब नॉन पेबल्स में आ जाता है। आपके पास ऑप्शन हो सकता है पॉलिसी में, और नीवा बुपा के पॉलिसी में एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं सेफ गार्ड। ये एक एड ऑन राइडर है। अगर आपने सेफ गार्ड राइडर ले लिया, इसके आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा पहली बात, और इससे आपका 100% ऑफ द बिल विल बी कवर्ड। और इसके अंदर इन्फ्लेशन अगर होती है, जो हर साल की इन्फ्लेशन होती है, उसके हिसाब से हर साल आपका सम इंश्योर्ड भी बढ़ाया जाता है इन द सेम प्रीमियम दैट वी हैव टेकन। सो सेफ गार्ड लेने से क्या होता है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने बिल दिया 100% पे हो जाता है, उसमें कोई नॉन पेबल्स नहीं लगता, उसमें कोई आइटम हम माइनस नहीं करते, एटसेट्रा। सो ऑल ऑफ दिस इज कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ। तो इसको सेफ गार्ड राइडर कहते हैं। अगर आपने ये राइडर नहीं लिया है, एड ऑन कह लीजिए, राइडर कह लीजिए, अगर आपने ये नहीं लिया है तो आपको पूरा 100% क्लेम नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई आपको मतलब चीट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये एक रेगुलेशन भी है और ये बहुत क्लियर
Sonia, are you there? Karisma, are you there? तहे दिल से क्षमा चाहते हैं, थोड़ा आईटी का ग्लिच की वजह से लगता है उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, उनका ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया है. जस्ट बी विथ अस टिल दे ज्वाइन. सो ऑपरेटर, इज शी ज्वाइन? She has not joined yet. ओके ओके, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से. हम लोग वेट कर रहे हैं टिल द टाइम सोनिया एंड करिश्मा बोथ ज्वाइन. सो आपके कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं. आई हैव नोटेड आउट फ्यू क्वेश्चंस. सो वंस द सेशन गेट्स ओवर, विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन मैं अभी ले लेता हूं, जब तक सोनिया ज्वाइन करती है तब तक लेट मी टेक वन क्वेश्चन. किसी का क्वेश्चन ऐसा है कि डिफरेंस क्या है डिडक्टिबल इन बेस पॉलिसी एंड सुपर टॉप अप में, राइट? सो दोनों चीजें मोर और लेस सेम है, वर्किंग पैटर्न दोनों का सेम है. टॉप अप पॉलिसी एक डिफरेंट प्रोडक्ट होती है, सुपर टॉप अप प्रोडक्ट जो होती है वो डिफरेंट IRDA फाइल प्रोडक्ट होती है, और जो डिडक्टिबल प्लान होता है वो एक ही प्रोडक्ट के अंदर इनबिल्ट फीचर होता है जो आप ले सकते हो अगर आपको वो ऑप्शन चूज करना है तो. सो ये एक डिफरेंस है डिडक्टिबल और सुपर टॉपअप में. सुपर टॉपअप के प्रीमियम रेट डिफाइंड होते हैं. सुपर टॉपअप में आपको एज के हिसाब से प्रीमियम वहां पर टैरिफ के हिसाब से वो पूरा मिल जाता है, और डिडक्टिबल में क्या होता है, डिस्काउंट हो जाते हैं. जो बेस प्रीमियम होते हैं बेस प्लान के, वो प्लान में आपका प्रीमियम डिस्काउंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, आप 5 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हो और आप उसमें डिडक्टेबल 5 लाख का ले रहे हो, तो वो 5 लाख के डिडक्टेबल में अगर वो कंपनी की प्रोडक्ट में 40% डिस्काउंट है, तो अगर आपका प्रीमियम 20,000 आ रहा है तो 40% प्रीमियम डिस्काउंट हो जाएगा, विच विल बी 8,000. तो आपका प्रीमियम 8,000 से कम हो जाएगा और आपको 12,000 प्रीमियम पे करना पड़ेगा डिडक्टेबल का. जबकि सुपर टॉपअप में क्या होता है, ऑलरेडी डिफाइंड रेट होते हैं, उसमें इस तरह का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. सो आप इजीली निकाल सकते हो प्रीमियम आपकी एज के हिसाब से. 55 का बंदा है, 60 का बंदा है, तो अकॉर्डिंगली वो प्रीमियम उसका डिफाइंड रेट है. तो ये डिफरेंस है सुपर टॉपअप और डिडक्टेबल, ये दोनों के बीच में. रिफिल रिस्टोर का जो एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि रिफिल और रिस्टोर में क्या डिफरेंस है. सो मैं यही बोलूंगा कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, टर्मिनोलॉजी सिर्फ वर्ड्स के डिफरेंस है. कि रिफिल मतलब रिस्टोर, रिस्टोर मतलब रिफिल. मतलब आपका अगर सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है तो आपका उतना ही सम एश्योर्ड फिर से रीइंस्टेट हो जाता है, फिर से वो क्या बोलते हैं, रिचार्ज हो जाता है, जिसको आप बोलते हो. आप मोबाइल में जब रिचार्ज कराते हो तो कैसे वो रिफिल होता है, सिमिलरली ये आपका सम एश्योर्ड रिफिल हो जाता है. तो रिफिल, रिचार्ज, रिस्टोर, रीलोड, ये सब सेम टर्मिनोलॉजी है, डिफरेंस उसमें कुछ नहीं है. कुछ कंपनी फर्स्ट इवेंट के बाद 45 डेज के वेटिंग के बाद रिस्टोर करती है, कुछ कंपनी उससे पहले भी करती है. तो रिफिल रिस्टोर में कोई मेजर डिफरेंस है नहीं. एक किसी का क्वेश्चन है कि एज अ POSP हाउ मच सम एश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कैन आई सेल. सो सर, अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस है उस हिसाब से आप 5 लाख का बेस पॉलिसी बेच सकते हो, जिसमें रिफिल वाले फीचर्स भी होंगे, रिस्टोर वाले फीचर्स भी होंगे, और 5 लाख का टॉप अप प्लान भी दे सकते हो. मतलब आप एक कस्टमर को 5 लाख प्लस 5 लाख करके बेस प्लान एंड टॉप अप दोनों का कॉम्बो आप दे सकते हो. तो 10 लाख का सम एश्योर्ड आप इस तरह से बेच सकते हो, राइट? सो operator, I think Karishma has joined, so can you please bring them on screen? No. Okay, Hi. so sit there. Sorry. So continue, Karishma. You can start where you Okay. left. Okay.
ओके, सॉरी, माफी चाहूंगी, थोड़ा इंटरनेट इश्यूज आ गए। मैं अपनी स्लाइड्स फिर से लगा रही हूँ, एंड आई थिंक अनदर 3-4 minutes from my side, and then we can take the questions. Few question I have already covered, but few question I have parked just for you. So we'll Sure. take after the session gets over. Sure. Okay. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, it is coming. Okay. Yes, visible. All right. All right. Sorry, everyone, and internet issues. I am back, and another 2-3 minutes, and I think my presentation will be done. हम बात कर रहे थे कि कितना क्लेम मिलेगा। सो बेसिकली ये एक हम आपके और हमारे बीच में, दोनों के बीच में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या इश्यूज हैं, आप ढंग से बताएं, और हम कितना देने वाले हैं ये अच्छे से अगर आपको समझ आ जाए तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सो मूविंग फॉरवर्ड, हर पॉलिसीज में बहुत सारे डिस्काउंट्स भी होते हैं। आई विल नॉट टेक टाइम ओवर हियर, एंड हर पॉलिसी किसी में टेन्योर के लिए डिस्काउंट होता है, एटसेट्रा। ये सब आपको फाइनेंशियली हेल्प करता है एक प्रॉपर प्रीमियम पे आने पे। आपके जो आपकी नीड है, आपको कितने टाइम का लेना है, 2 साल की पॉलिसी साथ में लेनी है या 3 साल की लेनी है, वो हो सकता है। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 3 साल से ज्यादा की नहीं होती है। अगर आप एक रिटेल सेटअप से खरीद रहे हैं तो मैक्सिमम 3 साल की ही होगी। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैं एक चीज कवर करना चाहूंगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन ये पूछते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी हो गई बीच में, आपकी हमारे पास 3 साल से इंश्योरेंस चल रही है, फिर हमको क्लेम भी मिल गया, एवरीथिंग इज गुड, बट हमें कुछ हो गया ऐसे, मतलब सीरियस बीमारी है जो कंटिन्यूअस बीमारी है, एट नो कॉस्ट एनी इंश्योरर कंपनी, हम हो या कोई भी हो, आपको रिन्यूअल करने से मना कर सकता है। ना ही तो रिन्यूअल पे वो आपसे आपकी अंडरराइटिंग फिर से कर सकते हैं, फिर से मेडिकल टेस्ट, ये सब नहीं हो सकता है, ये अलाउड नहीं है हमें करना। तो रिन्यूअल पे आपको हमेशा रिन्यूअल करने का मौका मिलेगा। लाइफ लॉन्ग होते हैं सारे रिन्यूअल हर हेल्थ इंश्योरेंस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कहे कि नहीं, आपको रिन्यूअल नहीं दिला सकते क्योंकि आपका क्लेम आया था, वो गलत है। आपके पास सारे राइट हैं कि आप IRDA के थ्रू, अम्बुसमेंट के थ्रू, कंज्यूमर फोरम के थ्रू अपनी बात को रखें। एवरी इंश्योरेंस हैज टू, एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस में के बारे में बोलूंगी, इज लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल। रिन्यूअल इंपॉर्टेंट है। कोई बीमारी हो गई का ये मतलब नहीं है कि अब हम आपके साथ नहीं है, बिल्कुल साथ हैं और लाइफ लॉन्ग रहेंगे। अगर आपने प्रीमियम पे करा हो तो बिल्कुल आपका लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी चलेगा। हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स के बारे में बात कर ली है। हर प्लान में जनरली क्या होते हैं कि एक गोल्ड होएगा, एक प्लैटिनम होएगा, सब आपको सबसे बड़े प्लान के बारे में बात करेंगे, लेकिन दूसरा प्लान ना दे दें, इसके बारे में ध्यान रखिए। कौन से वेरिएंट है प्लान में, वो इंपॉर्टेंट है। हर इंश्योरर के पास हर प्लान में बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर प्लान कैसा भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है आपके वेरिएंट में जो आपने खरीदा है, क्या वो चीज है कि नहीं है। मैंने ये स्लाइड बस उसी के लिए रखी है, आपको दिखाने के लिए कि मैंने आपसे सब बात करी कि हमारे पास ये चीजें मिलती है, बट ये सब प्लैटिनम प्लान में मिल रही है, गोल्ड में नहीं मिल रही। इसीलिए दोनों के बीच का प्रीमियम अलग होगा, दोनों के बीच के बेनिफिट्स अलग होंगे। हमें हर बेनिफिट का प्रीमियम लेना होता है, तो हर एक बेनिफिट को अगर आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन सा वेरिएंट मिला है। सिर्फ ब्रोशर से मत जाइए, सिर्फ वेबसाइट पे ऊपर वाले पॉइंट मत पढ़िए, अंदर जाके थोड़ा वक्त दीजिए। मैं एंड में यही कहना चाहूंगी कि हर इंश्योरेंस को खरीदते हुए थोड़ा वक्त देना जरूरी है। ये कोई कमोडिटी नहीं खरीद रहे हम, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और इसको खरीदने के लिए थोड़ा वक्त जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक आई एम रेडी टू टेक सम क्वेश्चंस अगर हैं तो। यस करिश्मा, सो काफी लोगों ने सराहा ये इवेंट को, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, काफी एप्रिसिएशन मिल रहा है हमको लोगों से। सो हम आशा रखते हैं कि ये सेशन से आप भी कुछ नया सीख कर जाएंगे, और आप भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेंगे, और अगर प्रॉपर नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो यू शुड हैव एटलीस्ट 5 lakhs सम एश्योर्ड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस।
सो बहुत सारे क्वेश्चंस है करिश्मा, सो विल फिल्टर आउट फ्यू क्वेश्चन बिकॉज कुछ चीजें आपने ऑलरेडी हाईलाइट की है। एक क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है वो है प्रीमियम को लेकर, कि नॉर्मली सीनियर सिटीजन एज पर प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर उसको कैसे हम क्यों ले हम फिर इतने ज्यादा प्रीमियम पे करके, उसका कोई और अल्टरनेटिव है क्या? हेल्थ इंश्योरेंस का ऑल ऑल्टरनेटिव तो नहीं है, फिर आप अपने पॉकेट से हॉस्पिटलाइजेशन का बिल दे रहे हैं। आज अगर आपको लग रहा है कि सपोज आपका आप और आपके सपोज स्पाउस हैं, दो लोगों के बीच का अगर आपकी उम्र अराउंड 70-75 है तो या 65 है, तो आपका प्रीमियम अराउंड 30-35,000 का ऑन एन एवरेज अक्रॉस द इंडस्ट्री रहेगा। सीनियर सिटीजन्स का थोड़ा ज्यादा भी होता है प्रीमियम, बिल्कुल बात सही है, बट एज के साथ बीमारी भी ज्यादा आती है, इसीलिए प्रीमियम ज्यादा होता है। और ये लाइफ इंश्योरेंस जैसा नहीं चलता कि एक फिक्स प्रीमियम हो गया, वो नहीं रहता हेल्थ इंश्योरेंस में, क्योंकि हर बारी एज के साथ बढ़ता है। जैसे मैंने कहा था, प्रीमियम के वक्त ऑप्शंस चूज कर लीजिएगा, डिडक्टेबल ले लीजिए, को पेमेंट लीजिए। डिडक्टेबल आप अपने सेविंग्स से भी निकाल सकते हैं कि 2 लाख रुपए तक तो हम अफोर्ड कर लेंगे, उसके ऊपर का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो ऐसा समझ के सलाह करके इस तरीके से लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस। प्रीमियम एक एज के बाद थोड़ा कम, ऐसा नहीं है कि 65 से 66 पे जाएंगे तो उतना ही बढ़ेगा जितना 65 पे बढ़ा था, बिल्कुल लेवल हो जाएगा, थोड़ा सा लेवलिंग बढ़ती है प्रीमियम की। बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्या प्रीमियम बढ़ता है? हाँ, प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन उसको आप ऑप्शंस जैसे को पेमेंट हो गए, डिडक्टेबल हो गए, उसके साथ भी ले सकते हैं। बट ये ध्यान दीजिए, अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं और अगर आप मैथ्स करेंगे तो ये 20-30 हजार रुपए देने से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका, पूरे साल की बात है। मंथली में पर मंथ करके देखेंगे तो बहुत ही कम लगता है। इतना तो हम मतलब एक रेस्टोरेंट में जाके खा लेते हैं, उतने का हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज्यादा जरूरी है। साल का 35-40 हजार की बात कर रहे हैं हम। एब्सोल्युटली। और कोविड में ये सिचुएशन हमने देखी भी है, जिनके पास बिल्कुल सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था उनको कितने लंबे क्लेम्स, कितने बड़े बड़े क्लेम्स उनको देने पड़े, पॉकेट से पैसे देने पड़े, सेविंग्स सबको डिस्टर्ब करने पड़े। बिल्कुल। सो बेटर टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। अभी आपको प्रीमियम ज्यादा लगेगा, जब क्लेम आएगा तब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी हेल्थ इंश्योरेंस की। तो इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं, यू शुड हैव अ सफिशिएंट एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। एक क्वेश्चन आ रहा है करिश्मा कि क्या एडवाइजेबल है आपके हिसाब से कि अर्ली एज पर इंश्योरेंस बाय करना चाहिए या 55-60 की एज तक वेट करना चाहिए, उसके बाद इंश्योरेंस लेना चाहिए? क्योंकि अर्ली एज में कुछ होता नहीं है तो फिर वो पैसा क्यों वेस्ट करे, ऐसा एक क्वेश्चन आया है। ये बहुत ही जितने यंगर लोग होते हैं उनको ये क्वेश्चन आता है कि पैसे क्यों वेस्ट करें हम, ये 20,000 रुपए अर्ली एज पे प्रीमियम इज मतलब एज लो एज 8-9-10 हजार का सिमिलर प्लान मिल जाता है, जिसके अंदर अनलिमिटेड मिल रहा हो एटसेट्रा। क्या अर्ली एज पे लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। पहली बात, जैसे इन्वेस्टमेंट आदत होती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी आदत होती है। अब आप सीधा 65 पे जाके लेंगे तो कहोगे अरे 30-40 हजार रुपए मांग लिया, ये क्या हो गया। अगर आप अर्ली एज पे लेते हैं, एक पहली बात, ये एक आदत होती है, क्योंकि एक ये अमाउंट है, एक आपका इन्वेस्टमेंट की जैसे आदत होती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी एक आदत बनानी पड़ेगी। सेकेंडली, आपको बहुत सारे और बेनिफिट्स मिलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, जैसे मैंने कहा था, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, हेल्थ चेकअप है, एटसेट्रा भी मिलता है। तीसरा, यंगर पॉपुलेशन हमने अपने डेटा से देखी है, एक्सीडेंट्स में आपके पेरेंट्स का और आपके फैमिली का बहुत इनकम चला जाता है इन इंश्योरिंग की। अगर एक कोई एक्सीडेंट हो गया और आप यंग भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट जरूर हो सकता है। फोर्थ, प्रॉब्लम एज देख के नहीं आती अब, और ये कोविड में आई थिंक हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि प्रॉब्लम और हेल्थ का इशू एज देख के नहीं आता। सो कैन पेइंग, अगर मैं कहूँ आपने कुछ यू आर से समवेयर अराउंड 25 हो या 30 साल के हो, अगर आप 15,000 का इंश्योरेंस ले रहे हो पूरे साल में, 15,000 इज लिटरली 1100-1200 रुपए पर मंथ के, अगर आप हिसाब से देखा जाए तो इतना बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेनी चाहिए। और एक और ऑप्शन रहता है, अगर आप 65 पे लेते हो और ऑलरेडी डायबिटीज हाइपरटेंशन है, तो सब इंश्योरर बोलेंगे 3 साल का वेटिंग पीरियड लो, तो उन 3 साल में इनसे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वैसे ही नहीं मिलेगा क्लेम। तो यंग एज पे ना कोई प्रॉब्लम होती है, इट इज इजियर, लोडिंग नहीं लगेगी, यू आर गोइंग टू सेव मनी फॉर योर ओल्डर एज ऑल्सो इफ यू बाय अर्ली। एब्सोल्युटली। और दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि अभी ड्यू टू लाइफस्टाइल काफी सारी बीमारियां यंगर एज पर भी होने लगी एब्सोल्युटली, है, वही और मैं कह इस रही हूँ, रीजन एज से से भी तो कुछ
बीमारी का लेना देना नहीं बचा अब ज्यादा। सो इसीलिए यंगर एज पर लेना बहुत जरूरी है, रादर देन जी। वेटिंग फॉर 50 इयर्स ऑफ एज। किसी ने पूछा है कि माय क्लाइंट वांट्स पोर्ट टू हिज मेडिक्लेम पॉलिसी फ्रॉम वन टू अदर इंश्योरेंस कंपनी, कैन ही गेट द बेनिफिट ऑफ रिमूविंग द वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज? बिल्कुल डिपेंड, पोर्टेबिलिटी एक गाइडलाइन होती है, उसमें डिपेंड करता है कि आपका पुराने इंश्योरर पे आप कितने साल थे और नए वाले पे कब है। अगर नए वाले में 3 साल का पोर्टेबिलिटी और पुराने में आपने 2 साल बिता लिए इंश्योरेंस में, अब आप इधर आते हो तो 1 साल की वेटिंग पीरियड लगेगी। तो बिल्कुल पोर्टेबिलिटी बेनिफिट मिलते हैं, सब इंश्योरर्स को देना होता है, ये रेगुलेशंस होती हैं, तो आपको जरूर मिलेंगे, बट उतने ही सम इंश्योर्ड पे जितने पे पोर्ट कर रहे हो। 10 लाख रुपए था और इधर 1 करोड़ ले रहे हो तो 90 लाख पे स्टार्टिंग से वेटिंग पीरियड चलेगा। इस तरीके से होता है। राइट। एक क्वेश्चन ये है कि मुझे कंपनी से ग्रुप हेल्थ पॉलिसी मिल रही है जो रिटायरमेंट के बाद भी चलेगी, 3 लाख रुपए हाँ। सम एश्योर्ड की है। सो क्या मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो कौन सा प्लान लेना चाहिए? अगर आपको आप फिर से रिपीट करेंगे, सॉरी। मुझे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है कंपनी से जो रिटायरमेंट हाँ। रिटायरमेंट के बाद भी चलेगा, सम एश्योर्ड 3 लाख है अभी। हम्म। सो क्या मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए और कौन सा प्लान लेना चाहिए? बिल्कुल सही, मैं नीवा भूपा से आई हूँ, तो आपको कंपनी का तो मैं नीवा भूपा ही नाम दूंगी कि आप हमसे ले सकते हैं प्लान। आप अगर आपके एज पे डिपेंड करता है, अगर आप अभी यंगर एज पर हैं तो मैं कहूंगी आप बिल्कुल डिडक्टेबल वाला भी मत लीजिए, वो 3 लाख रुपए चलने दीजिए और एक प्रॉपर बेस लीजिए। अगर आप हायर एज पर हैं और आपको फाइनेंशियली कुछ लग रहा है कि आपको प्रीमियम बेटर करने, तो मैं कहूंगी जैसे सीनियर फर्स्ट जैसा प्लान है, डिडक्टेबल के साथ लीजिए। 3 लाख रुपए बिल्कुल भी एडिक्वेट नहीं है फॉर इंश्योरेंस इन दिस डे एंड एज। 3 लाख रुपए के ऊपर जरूर इंश्योरेंस होना चाहिए। आप मैं तो 5 से 10 के बीच में बोलूंगी, जरूर उसके ऊपर होना चाहिए आपके पास। और ग्रुप इंश्योरेंस में ना बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, क्योंकि वो बहुत सस्ता होता है, वो 2 कंपनीज के बीच की बात होती है, तो आपको आपको उतना डिटेल में पता ही अभी मेरे हिसाब से नहीं होगा उसमें क्या क्या कवर्ड है। तो एक प्रॉपर इंश्योरेंस अपने आप से जरूर होनी चाहिए। राइट। एक क्वेश्चन आ रहा है, ओपीडी कवर भी मिलता है क्या हेल्थ इंश्योरेंस में? बिल्कुल मिलता है ओपीडी कवर, कुछ इंश्योरेंसेस में जरूर मिलता है ओपीडी कवर। आपको ये पढ़ना होगा कि किस टाइप का कवर मिल रहा है, क्या टेली कंसल्टेशन मिल रही है बस, क्या सिर्फ क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक्स मिल रहा है, एग्जैक्टली क्या मिल रहा है ये पता कीजिए। जनरली नॉर्मल कंसल्टेशन जरूर कवर होती है, डायग्नोस्टिक्स फार्मेसी कवर मिलता है। जो चीज नहीं मिलती वो इम्पोर्टेंट है कि आपको चश्मा खरीदना है वो नहीं मिलेगा, डेंटल नहीं मिलता, क्योंकि ये सब जनरली कॉस्मेटिक होता है, कॉस्मेटिक नहीं कवर होता, नॉर्मल प्रॉब्लम्स कवर हो जाती है। राइट। एक क्वेश्चन ऑलराइट। किसी ने पूछा है ऐसा कि 60 इयर्स के बाद जो प्लान्स होते हैं सीनियर सिटीजन के, उसमें रिन्यूअल की गारंटी कब तक होती है? ये बहुत हर इंटरेस्टिंग प्लान में क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला था लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल होता है। कोई प्लान आपको नहीं कह सकता, कोई इंश्योरर नहीं कह सकता कि लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल नहीं करेंगे। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल इज अ लॉ बाय IRDAI, हम सब फॉलो करते हैं, हर जगह लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल ही मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस हायर एज पर बहुत प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो क्या ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है उसमें? ऐसा एक डिपेंड क्वेश्चन करता है आप कहाँ से खरीद रहे हैं। कुछ कुछ इंश्योरर्स में होता है, बट ये काफी नया कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस में ईएमआई का, तो आई थिंक हर इंश्योरर के पास नहीं होगा। तो आपको ये पूछ लीजिएगा पहले कि अगर अवेलेबल है कि नहीं। इज इट अवेलेबल इन सर्टन प्लान? यस इट इज अवेलेबल। हर प्लान में आज के डेट पे अवेलेबल नहीं है, बट आई थिंक सूनर और लेटर अनदर ईयर अगर हम दें तो सबका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाएगा कि सबके पास होगा ये मंथली ऑप्शन पे। राइट। सो लास्ट क्वेश्चन दे सकते हैं सर? हाँ, अभी लास्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ऐसा है कि क्या रिस्टोर फैसिलिटी भी सीनियर सिटीजन प्लान में अवेलेबल होती है? बिल्कुल होती हैं फैसिलिटी सीनियर सिटीजन प्लान में। मैंने जो प्लान के बारे में बताया उसमें अनलिमिटेड रिस्टोर अवेलेबल है। हर बारी आपको, हर क्लेम के बाद आपको बेस सम इंश्योर्ड वापस मिल जाता है। तो बिल्कुल होती हैं हर प्लान में, मोस्टली अब प्लान्स में होती हैं। जैसे मैंने तब कहा था, ये पता करिएगा अपने प्लान में कि सेम इलनेस सेम पर्सन को देंगे कि नहीं। जो प्लान हमने दिखाया है आज सीनियर फर्स्ट, वो सेम पर्सन सेम इलनेस को कवर करता है। राइट। सो ऑलमोस्ट वी हैव टेकन ऑल द क्वेश्चन जो भी हमारे सेशन में आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच करिश्मा फॉर Thank you आंसरिंग so दिस much. Thank क्वेश्चन you for ब्यूटीफुली। having us, and thank you so much for joining.
Thank you all of you for joining us and have a great day. Have a great evening. Thank you. Bye. We can now conclude. Thank you.